Hello students, welcome back all. Today we are taking a new session with respiration, which is from the chapter life process. Life process. Okay, लाइफ प्रोसेस का न्यू सेशन है, अपना न्यू टॉपिक है रेस्पायरेशन. ठीक है, अब रेस्पायरेशन में को शुरू करें तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक था न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है एनर्जी के लिए. सबसे पहले तो हम खाना क्यों खाते हैं, सबसे जरूरी चीज क्या है, एसेंशियल मिनरल्स भी जरूरी है, लेकिन खाना खाना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, है ना. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्यों चाहिए, टू डू वर्क, है ना, ताकि हम काम कर सके. ठीक है, तो खाना हम खा लेते हैं, लेकिन सिर्फ खाना खाने से क्या एनर्जी मिल जाती है. ठीक है, हमने बोला था कि हम फूड को इंटेक करते हैं, हम फूड को च्यू करते हैं, फिर फूड स्टमक में जाता है ना, फिर बैक्टीरिया किलिंग होती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलीज होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, उन विलीज में फूड ब्लड में मिक्स हो जाता है. जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट. क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं, ग्लूकोज. क्या बोलते हैं, ये कहाँ मिक्स हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ब्लड में, है ना. मैंने बताया था कि वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है ना. दे आर विथ फुल ऑफ ब्लड. तो ब्लड में क्या होता है कि डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है, तो अब जो हमारा फूड है वो कहां चला गया है, ब्लड में चला गया. ठीक है, तो फूड ब्लड में जाने के बाद में ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करके, ब्लड और क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड और ऑक्सीजन. क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड और ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन ये लंग्स से लेता है, लंग्स से लेके हार्ट इसको बॉडी में पंप करता है, फिर वहां से ब्लड क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर गुजरता है और फूड को भी लेता है साथ में. अब ब्लड में दो चीजें हो गई, फूड और ऑक्सीजन. ठीक है, वाटर को भी कैरी करता है, मिनरल्स को भी कैरी करता है. अपन अभी बात किसकी कर रहे हैं, फूड और ऑक्सीजन की. ठीक है, द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग्स आर फूड और ऑक्सीजन. फूड और ऑक्सीजन को कैरी इसलिए करता है क्योंकि ये दो सबसे ज्यादा इसेंशियल और इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो एनर्जी बनाने के लिए काम में आती है. ठीक है, अब ये फूड और ऑक्सीजन जो है ब्लड कहां लेके जाता है, हमारी बॉडी के हर सेल्स तक. हमारी बॉडी कैसे बनी है, सेल से. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चर भी बनाया है और काम भी सेल ही करते हैं. काम भी कौन करते हैं, अब हार्ट है, हार्ट ब्लड को पंप करता है, लेकिन बना किससे, सेल से. ठीक है, किडनी बनी किससे, सेल से. तो काम कौन कर रहा है, एक्चुअली सेल्स कर रहे हैं. सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो जब ये ब्लड सेल्स तक जाता है, कहां जाता है, फूड और ऑक्सीजन को लेके सेल्स पर. ठीक है, तो सेल्स में जाकर, सेल्स में क्या क्या होते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है. प्लांट सेल की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट होता है, ह्यूमन सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है ना. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल. इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ, क्लास 9 में हमने पढ़ा है, पावर हाउस ऑफ सेल. मतलब कि ये पावर देता है मतलब एनर्जी देता है. तो एनर्जी देगा, कैसे एनर्जी बनाएगा. तो ये जो ब्लड है, ये फूड और ऑक्सीजन को सेल्स तक लेके जाता है. सेल्स के आसपास ऐसी बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है, समझ में आया. तो ये ब्लड, इस ब्लड में जो ये इन कैपिलरीज में घूम रहा है, इसमें क्या है, मिक्स फूड और ऑक्सीजन. तो इस ब्लड में से फूड और ऑक्सीजन कहां जाता है, सेल में. कहां जाता है, और सेल में से जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में. कहां जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद क्या होता है, ये फूड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं. क्या करते हैं, ठीक है, फूड मतलब कार्बोहाइड्रेट, फूड मतलब कार्बोहाइड्रेट, दैट इज C6H12O6. ठीक है, प्लस इसके साथ ब्लड में क्या आया है, ऑक्सीजन. ठीक है,
तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके इन दोनों की रिएक्शन होती है, तो ऑक्सीजन इस फूड को बर्न करता है, फिर से जलाता है। समझ में आया? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज होता है, जलता है, और उसके बाद में इन दोनों से मिलकर बनता है CO2 प्लस वाटर प्लस 38 ATP एनर्जी। क्या बनता है? 38 ATP एनर्जी। समझ में आया? तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एनर्जी। ठीक है, वाटर भी काम में आ ही जाता है, वाटर के बिना तो बॉडी चल ही नहीं सकती। हमारी बॉडी जो है 70% वाटर से बनी है ना, नहीं तो सूखा सूखा जो मटेरियल है वो कुछ भी नहीं बचेगा। बॉडी में जो भी चीजें चल रही है, अगर मैं अभी बोलूंगा और गले में पानी ना हो, है ना, तो गला सूख जाएगा, खरखरा, और बोलते नहीं बनेगी। समझ में आया? मैं बोल पा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे पानी ग्रीसिंग कर रहा है उसको। जितने भी मेरे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उनके बीच में चिकनावट है, किसकी है? पानी की। किसकी है? पानी की। ठीक है, तो पानी के बिना लुब्रिकेशन नहीं होगा, और अगर हमारे अंदर की बॉडी नम नहीं होगी, है ना, गीली नहीं होगी, मॉइस्चराइज नहीं होगी, तो काम नहीं करेगी। ठीक है, तो वाटर काम में आ जाता है, और CO2 क्या होती है? वेस्ट हो जाती है। CO2 हमारे बॉडी में कोई काम नहीं करती, तो CO2 को ब्लड फिर से लेके आता है, यहां से CO2 निकलेगा और ब्लड में मिक्स हो जाएगा। बना है CO2, माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 बना है कि नहीं? ठीक है, CO2 का यहाँ पे कोई काम नहीं, ये वेस्ट है। क्या है? वेस्ट है। तो ये CO2 यहाँ से निकल जाता है बाहर और ब्लड में मिक्स हो जाता है। फिर ब्लड इसको हार्ट पे लेके जाता है, हार्ट इसको लंग में पंप करता है, और लंग्स से CO2 बाहर हो गई। ये CO2 अभी मेरी कहां से आई? सेल्स में से। सिर्फ लंग्स में से नहीं आई, कहां से आई? सेल्स में से। सेल्स से हार्ट में, हार्ट ने इसको कहां पंप किया? लंग्स में, और लंग्स से, समझ आया? फिर ऑक्सीजन ले ली, ये ऑक्सीजन कहां गई? लंग्स में। लंग्स से ब्लड इसको कहां लेके गया? हार्ट में, और हार्ट इसको कहां पंप कर देगा? समझ में आ गया? और इसमें ऑक्सीजन का क्या काम है ये समझ में आ गया? हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसका काम कहां पे? इस फूड से एनर्जी को डिराइव करने के लिए। समझ में आया? अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये फूड बर्न नहीं होगा, फूड बर्न नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, इसलिए हम मर जाते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो सांस रुक जाती है। तो समझ में आया? आपने देखा होगा कि जैसे ही हम रन करते हैं, ठीक है, रन करते तो रन करते जब तो हम दौड़ते जाते, लेकिन रन करने के बाद जैसे हम स्टॉप हुए, फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आया, सबसे आखिरी आए, ऐसे करते हैं, जोर से सांस लेते हैं नहीं, तब क्या होता है? एक्चुअली आप दौड़े तो आपके मसल्स ने बहुत ज्यादा काम किया, मसल्स ने काम किया तो एनर्जी लगी, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जितनी अपने पास एनर्जी होता है पूरी प्रोवाइड कर देता है। क्या कर देता है? दौड़ने के लिए हमको एनर्जी दे देता है। ठीक है, अब दौड़ने के बाद यहाँ पे एनर्जी खत्म हो जाती है एकदम से, तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन की डिमांड करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन आएगा तो इसके पास जो ग्लूकोज है वो टूटेगा। अगर इसके पास ग्लूकोज पहले से लेकिन ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। समझ में आया? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऑक्सीजन की डिमांड करता है। तो ऑक्सीजन की डिमांड करता है तो हार्ट भी ऑक्सीजन की डिमांड करता है। हार्ट डिमांड करता है तो लंग्स डिमांड करता है। लंग्स डिमांड करता है तो हमारे मसल्स, समझ में आया? जल्दी जल्दी CO2 बाहर करते और जल्दी जल्दी ऑक्सीजन अंदर लेते, क्योंकि जरूरत कहाँ है? यहाँ पर, क्योंकि इसने दौड़ने के लिए हमें पूरी एनर्जी दे दी है। अब यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर थी वो खत्म हो गई। पावर हाउस है, पावर हाउस में एनर्जी बची नहीं तो मांगेगा ना, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को जलाना है, ऑक्सीडाइज करना है। क्यों? एनर्जी बनाने के लिए। इस बीच के प्रोसेस में क्या होता है कि हम लेते तो है ऑक्सीजन, लेकिन जब हम दौड़ रहे होते तब हमें सांस लेने का भी टाइम नहीं होता है। उस टाइम पे क्या होता है कि जब हमें सांस लेने का टाइम नहीं और ऑक्सीजन कम पड़ गया, तब क्या होता है कि बॉडी क्या करती है? बॉडी अपना काम कभी नहीं छोड़ती, वो अपना बेस्ट देती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सांस लेने का टाइम नहीं, ऑक्सीजन हम ज्यादा ले पा रहे तो बॉडी भी एनर्जी बनाना बंद कर दी। बॉडी तो कैसे भी एनर्जी बनाएगी, तो बॉडी क्या करती? बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी बनाना स्टार्ट कर देती। लेकिन ये काम माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ ऑक्सीजन से एनर्जी बनती है। तब क्या होता है कि ग्लूकोज अकेला बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलता है। कैसे चलता है? या फिर कम ऑक्सीजन यूज करता है।
वो होता है ऑक्सीजन जो क्लोरोप्लास्ट होता है इस पूरी सेल में फैला हुआ। ये जो प्रक्रिया होती है जहां पे जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे जो ग्लूकोज है ये कम ऑक्सीजन में एनर्जी बनाता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट में, वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। ठीक है, तो कम ऑक्सीजन में जब एनर्जी बनती है तो वो क्लोरोप्लास्ट में बनती है, और क्लोरोप्लास्ट में अगर बिना ऑक्सीजन के एनर्जी बनती है तो यहाँ पे सिर्फ 38 की जगह 380 पे एनर्जी बनती है। कितनी? 380। कहाँ 38 बन रही थी? कहाँ? एक ग्लूकोज टूटने पे 38 एटीपी एनर्जी बन रही थी, और ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन नहीं होने के कारण 38 की जगह 3 बन रही है, मतलब 35 एटीपी का घटा एक ग्लूकोज। मतलब आपको कितना सारा खाना खाना पड़ेगा, समझ में आया? अगर ऑक्सीजन नहीं है और एनर्जी बनाना है, ठीक है, समझ में आया? और जब ये प्रोसेस होता है, जब ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के, लेक ऑफ ऑक्सीजन में C6H12O6, ये ग्लूकोज प्लस लेक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन कम है, ठीक है, लेक ऑफ O2 में रिएक्शन होती है, ठीक है, तो लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक। अभी क्या बन रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब क्या बन गया? लैक्टिक एसिड। समझ में आया? प्लस बनता है CO2 बनता है शायद, नहीं बनता है, और 3 एटीपी एनर्जी। समझ आया? अब क्या होता है कि 3 एटीपी एनर्जी बनी तो जैसे तैसे उसने पूर्ति करी जब ऑक्सीजन नहीं था। जब ऑक्सीजन नहीं था या कम था तो जैसे तैसे 3 एटीपी उसने बनाए और हमारा काम पूरा किया। फिर हम सांस लेने लग गए रुक के, मतलब हम ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा कर रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा कर रहे हैं ताकि अब फिर से वो ऑक्सीजन वाली एनर्जी बनना स्टार्ट हो जाए। उस बीच में क्या होता है, ये वाली एनर्जी बनती है 3 एटीपी और बनता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, जब आप दौड़ रहे होते हैं या कोई मसल वाला काम कर रहे हो, तगारी डालना है, फलाना ढिकना, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मसल्स काम कर रहे हैं। मसल्स के बिना मूवमेंट होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, मसल्स बोन्स को मूव कराने के लिए हेल्प करती है, ये मसल्स का काम है। तो मसल्स में क्या होता है, सबसे ज्यादा मसल के सेल्स काम करते हैं, तो मसल्स के सेल्स में ये एनेरोबिक या लेक ऑफ ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन होता है। कौन से सेल्स में होता है? लेक ऑफ ऑक्सीजन वाला, है ना। तो मसल्स में जब ये रेस्पिरेशन होता है और सिर्फ 3 एटीपी एनर्जी बनती है, तो कहां बनती है? मसल्स वाले सेल्स में। कौन से सेल्स में? मसल सेल्स में, मतलब मसल टिश्यूज में। तो मसल टिश्यू में क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड बन रहा है मसल टिश्यू में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सारे क्या है? मसल्स है हमारे, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि लैक्टिक एसिड बन रहा है। ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, मसल्स के बीच में जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? डिपोजिट हो जाता है। ठीक है, मसल्स के बीच में डिपोजिट होने के कारण ये मसल्स के बीच में पेन क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? जम जाता है। जम जाने के कारण क्या होता है, हमारे आपने देखा होगा कि हम बहुत दिनों तक काम नहीं करते और किसी दिन एक दिन काम कर देते हैं तो हाथ पैर दर्द होते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं? अम्बा जाना बोलते हैं घर पे, हाथ पग अम्बा ही गया, है ना। तो ये लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण हाथ पैर के बीच में। जब आप बहुत दिनों तक काम नहीं करते हैं, रोज दौड़ेगा तो रोज दौड़ने वाले को कुछ नहीं होगा। रनर अप जो रहते हैं रेस वाले, उनको कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होगा। लेकिन एक दिन जो दौड़ेगा और फिर दूसरे 10 दिन नहीं दौड़ेगा तो उसको लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, क्योंकि उसके मसल उसके लिए फ्रैंक नहीं होते, है ना। तो लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण बॉडी में आ जाता है क्रेम्प। क्या आ जाता है? क्रेम्प। क्या बोलते हैं इसको? क्रेम्प। मतलब हाथ पे अंबा जाते हैं ना हमारे, दुखते हैं, दर्द होते हैं, वो होता है क्रेम्प। किसके कारण आता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब एक ये हो गई बात किसकी? एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ, रेस्पिरेशन का हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एक रेस्पिरेशन हुआ कम ऑक्सीजन में, लेक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक रेस्पिरेशन ऐसा होता है जो हमारी बॉडी में नहीं होता है ना, आउटसाइड ऑफ द सेल होता है ना। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन करते हैं। क्या करते हैं? है ना। ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है, ह्यूमन सेल्स में नहीं होता है। कुछ फंगी ऐसे होते हैं, जैसे यीस्ट होता है। कौन होता है? यीस्ट।
ठीक है। जो यीस्ट होता है ये एक फंगी है। क्या है? ये क्या करती है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। तो ये बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करता है। तो मान लीजिए कि एक आप घर पे कर सकते हैं ऐसा कि घर पे गुड़ का डला रख दिया पानी में या फिर ऐसे ही रख दिया, ठीक है, और गुड़ के डले में थोड़ा सा यीस्ट पाउडर डाल दिया। यीस्ट पाउडर बाजार में मिलता है, ठीक है। उसको 2-4-8 दिन रखेंगे तो ये यीस्ट क्या करता है, वो जो गुड़ है, गुड़ मतलब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, शक्कर गुड़ है कि ग्लूकोज है, ठीक है। तो इसको मान लो ये गुड़ है C6H12O6। तो ये यीस्ट क्या करता है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत तो है नहीं, ये बिना ऑक्सीजन के वहां से ऑक्सीजन को हटा भी देता है, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन, है ना। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां लिख दे एब्सेंस ऑफ O2, ठीक है। एब्सेंस ऑफ O2 में ये यीस्ट क्या करता है, इस ग्लूकोज को तोड़ता है। क्या करता है, ग्लूकोज को, मतलब वो रेस्पिरेशन करता है, एनर्जी बनाता है खुद के लिए। कौन? यीस्ट, ठीक है। तो यीस्ट जब इस ग्लूकोज को तोड़ता है तो वो दो चीजें बनाता है। एक बनाता है वो C2H5OH, क्या बनाता है, दैट इज एल्कोहल। क्या होता है ये, इसको इथेनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथेनॉल। और इसको एल्कोहल भी बोलते हैं, है ना। इसमें नीचे ये फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट बनाया इसने अल्कोहल, क्या बनाया, अल्कोहल, और दूसरा प्रोडक्ट बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? CO2। क्या बनाता है? CO2। तो यीस्ट जो एक फंगी है, ठीक है, फंगी ने क्या करा, इस ग्लूकोज को तोड़ा बिना ऑक्सीजन के, तो दो चीजें बनी, एक अल्कोहल बना, एक कार्बन डाइऑक्साइड बना, प्लस उस यीस्ट को एनर्जी मिलती है 2 ATP। कितनी? 2 ATP। इस 2 ATP एनर्जी से उसका काम हो जाता है। समझ में आया? ये जो प्रोसेस है, बोराली फैक्ट्री का नाम सुना है आपने? ठीक है। मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, इन सब में ये सब हम खाते हैं, इनसे एनर्जी मिलती, मतलब इन सब में ग्लूकोज है, ठीक है। गुड़ का वेस्ट मटेरियल या गुड़ खुद, उसको मोलासिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलासिस। इन सब का यूज करके बोराली फैक्ट्री में क्या किया जाता है, इस ग्लूकोज को या तो ज्वार लिया, बाजरा लिया, चावल लिया, ठीक है, या फिर गुड़ लिया, मोलासिस, इन सबको एक बहुत बड़े टैंक में, है ना, बहुत ऊंचे ऊंचे टैंक में भर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उसमें भर के गीला करके, और फिर उसमें बहुत सारे यीस्ट पाउडर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? यीस्ट, है ना। एक मतलब 10 मीट्रिक टन के बहुत बड़ा टैंक होता है अपनी इस बिल्डिंग की, इससे भी बहुत ऊंचा, तो उसमें 5-10 किलो यीस्ट डाल देते हैं, है ना। क्या डाल देते हैं? यीस्ट, ठीक है। तो ये यीस्ट क्या करता है, उस पूरे ग्लूकोज को खाता है। क्या करता है? उस पूरे ग्लूकोज को खाता है। उसके खाने के बाद रिजल्टिंग दो चीजें निकलती है, एक अल्कोहल निकलता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो फैक्ट्री क्या करती है, जो CO2 निकलता है उसको एक पाइप से अलग कर लेते हैं, और CO2 को खुद यूज करते हैं या फिर बेच देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। वो फ्रीजिंग के काम आता है, किसके? फ्रीज करने के लिए। और दूसरा एल्कोहल, जिससे क्या बनता है? एल्कोहल। एल्कोहल से क्या क्या चीजें बनती है? मेडिसिन बनती है, सिरप बनते हैं, दारू बनती है। समझ में आया? और लैब में एज ए सॉल्वेंट काम आता है। किसके काम आता है? एज ए सॉल्वेंट, मतलब किसी भी चीज को डिसॉल्व करने के लिए। पानी में कुछ भी डालते हैं तो घुल जाता है ना, ऐसा एल्कोहल भी एक सॉल्वेंट का यूज करता है। समझ में आया? तो ये एज ए ड्रिंक भी आता है यूज में, ठीक है, सॉल्वेंट, और मेडिसिनल यूज में भी आता है, मेडिसिनल यूज, ठीक है, दवाइयां बनाने के लिए। ये अल्कोहल बोराली फैक्ट्री में यही प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आया? इसका आपका वेल डेवलप डायग्राम बना हुआ है आपकी बुक में, इसको मैं फटाक से बना देता हूं। ये सब समझ में आ गया आपको? ठीक है। इसका बहुत अच्छा सा डायग्राम बना हुआ है। वो डायग्राम क्या है? 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, 75% चांसेस होते हैं उस क्वेश्चन के। जो डायग्राम बना, ये आपका ग्लूकोज C6H12O6,
ठीक है, ये पहले 3 मॉलिक्यूल वाले कार्बन में 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट में टूटता है। किसमें टूटता है? पायरुवेट। ठीक है, यहाँ पे कितने कार्बन है ना? ये जो पायरुवेट है 3 कार्बन वाला होता है। कितने कार्बन? 3। ठीक है, ये पायरुवेट फर्दर ब्रेक डाउन होता है 3 प्रोसेस में। ठीक है, मैं ऊपर नीचे लिख दूंगा, आप आपके हिसाब से बुक में देख लेना। पहला प्रोसेस होता है ऑक्सीजन के साथ में प्लस O2। दूसरा प्रोसेस होता है प्लस लेक ऑफ ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन। और तीसरा प्रोसेस होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैसे होता है? एब्सेंस ऑफ O2। ठीक है, ये एब्सेंस ऑफ O2, ये प्लस ऑक्सीजन O2। ठीक है, और ये लेक ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया? एक बार ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा, एक बार ऑक्सीजन कम होगा तब, और एक बार बिना ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन कम था तब क्या क्या बना था? लैक्टिक एसिड बना था। ठीक है, और 3 ATP प्लस 3 ATP। अब यहाँ पे पायरुवेट में कितने कार्बन थे? 3। यहाँ पे भी 3 होते हैं, 3 कार्बन। ये लैक्टिक एसिड है, ये भी 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन में यहाँ पे क्या क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP एनर्जी। ठीक है, यही बनता है। उसके बाद में ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा? एक तो एल्कोहल बनेगा C2H5OH। क्या बनेगा? है ना, C2H5OH एल्कोहल बनेगा। यहाँ पे इथेनॉल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 प्लस यहाँ पे CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 और 1 3 हो गए 3 कार्बन। ये भी 3 कार्बन और ये भी 3 कार्बन। ये यहाँ पे पायरुवेट और अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। और इसी नाम से क्वेश्चन आता है। समझ आया? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? अब इसके बाद में क्या होता है कि ये जो रेस्पिरेशन होता है दोनों, लेक ऑफ ऑक्सीजन वाला भी, ये साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है ना? ह्यूमन सेल्स में साइटोप्लाज्म में होता है। और ये ऑक्सीजन वाला माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा, ये जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ये तो ह्यूमन सेल्स में होता ही नहीं है। ये किस में होता है? बहुत सारी फंगीज में होता है, जैसे यीस्ट। ठीक है, तो यीस्ट लिख दिया। आया समझ में? अब अपन सिर्फ 2 चीजों को डिस्कस करेंगे। उसमें से मेन चीज है माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला है एरोबिक रेस्पिरेशन की। किसकी? एरोबिक रेस्पिरेशन। असली रेस्पिरेशन बॉडी का सेल्स में होता है। कहाँ होता है ना? हम बोलते हैं सांस लेना और सांस छोड़ना, ये रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन कहाँ होता है? जब वो सेल्स में जाता है, ऑक्सीजन उससे मिलती है, ग्लूकोज से टूटता है और एनर्जी बनती है। ओरिजिनल रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। कौन सा रेस्पिरेशन? जो सेल्स में जाके होता है। ठीक है, ये तो सिर्फ क्या है? एक्सपायरेशन और इनहेलेशन है। क्या है? ये इनहेल किया, एक्सपायर किया। एक्सपायरेशन और इनहेलेशन, ब्रीथिंग बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? हम जो करते हैं नाक से, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। और जो हमारे सेल्स में ही ऑक्सीजन यूज में आती है और एनर्जी बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन या रेस्पायरेशन। समझ आया? सेलुलर भी बोलते हैं इसको, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है,
अब यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है? तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि नेसल पैसेज होता है, ठीक है? क्या होता है? 2 नेसल पैसेज होते हैं। 2 नेसल पैसेज आगे जाके एक विंड पाइप से कनेक्ट होते हैं। किससे कनेक्ट होते हैं? ठीक है, यहां पर एक नेसल पैसेज होता है और ये इसके नीचे बकल कैविटी होती है, ये वाली जो मुंह होता है, ठीक है? यहाँ पे जो नेसल पैसेज होता है इसका पाइप पीछे की साइड होता है, समझ आया? अब यहाँ पे क्या होता है कि ठीक है, यहाँ पे एक विंड पाइप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप। विंड पाइप के अलावा यहाँ पे एक वॉल्व होता है, उस वॉल्व का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसे ही होता है। एक वॉल्व होता है जो यहाँ से फूड को अंदर नहीं जाने देता है, सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर जाने देता है। किसको जाने देता है? ऑक्सीजन को अंदर जाने देता है। उसके बाद में यहाँ पे ट्रेकिया स्टार्ट हो जाता है, ऐसी रिंग्स बनी होती है। दिख रही है? दिख रही है ऐसी रिंग्स? इस ये रिंग्स फिर 2 रिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक रिंग इधर जाती है, एक रिंग इधर जाती है। समझ आया? या फिर ऐसे पाइप जैसा भी रहता है, ऐसे कर देते हैं, फिर ये लंग्स में चले जाते हैं, ठीक है? इसने लंग्स को 2 अलग अलग टाइप से बनाया है। एक तरफ उसने आगे का हिस्सा दिखाया, एक तरफ उसने एक तरफ उसने रिब वाला हिस्सा दिखाया, एक तरफ बिना रिब वाला, ठीक है? अब वो रिब वाला हिस्सा मतलब कि हमारा जो ये वाला पोर्शन है, रिब वाला हिस्सा, यहाँ पे आपने देखा होगा हड्डियां होती है, हड्डियों का जाल होता है, देखा है ना? तो यहाँ पे जो हड्डियां होती है लंग्स के ऊपर की साइड और हार्ट के ऊपर की साइड, ये वाली, इसको रिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। और इसको जो पीछे यहाँ पे बैकबोन से कनेक्ट करते हैं, पीछे भी जस्ट ऐसी हड्डियां होती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो पीछे हड्डियां होती है वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कनेक्ट होती है, पीछे बैकबोन पे, स्पाइन पे। कहाँ कनेक्ट होती है? तो ये पूरा यहाँ से शुरू होके स्पाइन पे जाके खत्म होता है, स्पाइन से शुरू होके बीच में खत्म होता है। इसको रिब केज बोलते हैं, हड्डियों का जाल, है ना? रिब केज। तो आपके लंग्स का जो डायग्राम है बुक में, उसमें एक तरफ रिब दिखाया हुआ है, वो दोनों तरफ होता है। जो हड्डियां होती है वो दोनों तरफ होती है। आपने भी देखा है स्केलेटन में दोनों तरफ बोन्स होती है, नहीं? ठीक है। और एक तरफ सिर्फ लंग्स दिखाया है। क्या दिखाया है? ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा है कि ये जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया ही लिखा है ना, और कुछ लिखा है? ठीक है। ये ट्रेकिया जो होती है रिंग टाइप में बनी हुई होती है। कैसे बनी हुई होती है? रिंग टाइप में होने से क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलने के बाद या CO2 बाहर निकलने के बाद ये ऐसे चिपकती नहीं है, कोलेप्स नहीं होती। क्या नहीं होती? कोलेप्स। आपने देखा होगा कुत्ते बहुत बार, जो डॉग्स होते हैं वो बहुत बार ऐसे करके सांस लेते हैं और बहुत देर तक लेते रहते हैं, देखा है कभी? ठीक है। उनकी सांस, उनकी नली चिपक जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है उनको। अगर ऐसा केस बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो, है ना, लेकिन अपने आप कभी कभी खुल भी जाती है। समझ में आया? तो हमारे अंदर बॉडी में ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ये जो रिंग्स बनी हुई होती है, ये रिंग्स ऐसा नहीं होने देती, विंड पाइप को कोलेप्स नहीं होने देती। समझ में आया? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है कि जो ना हड्डी होती है ना मांस होता है, कार्टिलेज, है ना? कार्टिलेज जैसे कि हमारी नोज का ये ऊपर वाला हिस्सा नरम है, समझ में आया? पर यहाँ पे बोन्स नहीं है, ये कार्टिलेज। ये हमारे कान वाला हिस्सा कड़क लगता है, लेकिन बोन्स नहीं है। दिख रहा है? ये कड़क हार्ड है, ये बोन्स नहीं है, ये बोन्स नहीं है, लेकिन ये है हार्ड। समझ में आया? तो इसको कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है ना? उसी कार्टिलेज की बनी हुई ये रिंग्स होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। फिर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं है बेटा। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहां जाके कनेक्ट होता है? फिर ये ब्रोंकी, इनको क्या बोलते हैं हम? ब्रोंकस बोलते हैं, ब्रोंकी बोल देते हैं ना, ब्रोंकस, ब्रोंकी। ये ब्रोंकी आगे जाके और ब्रोंकस बन जाते हैं।
फिर ब्रोंकस बनने के बाद में इनमें ब्रांचेस आते हैं और ब्रांचेस में बहुत सारे अंगूर जैसे बलून्स होते हैं या बलून्स जैसे छोटे छोटे बलून्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे। समझ में आया? ये बलून जैसे स्ट्रक्चर दो इधर भी होते हैं इधर भी। मैं एक की तरफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनको एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट इनका काम होता है। जो एल्वियोलाइज होते हैं ये लंग्स के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया को क्या करते हैं? अगर एक गिलास में पानी रख दिया तो वो इवोपरेट होगा और एक थाली में पानी रखा है तो इवोपरेशन कहाँ ज्यादा होगा? थाली में। कहाँ होगा? थाली में, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। समझ में आया? तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है, समझ में आया क्या होता है? सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है हमारी ब्रीथिंग का रेट उतना ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो एल्वियोलाइज क्या करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि ये बलून जैसे होते हैं, गोल गोल चपटे होते हैं, तो एक इधर फेस और एक इधर फेस, और गोल है तो फेस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? है ना? इधर भी इधर भी इधर भी पूरा गोल फेस, है ना? दूसरा ये क्या करते हैं? इन एल्वियोलाइज में ये जो एल्वियोलाइज की वॉल्स होती है, क्या होती है ना? इनमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। जैसे मैंने बोला था विलीज में होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलीज, वैसी की वैसी ब्लड कैपिलरीज इन एल्वियोलाइज की वॉल्स में होती है। समझ आया? अब यहां से क्या होता है? दो पाइप निकलते हैं। क्या निकलते हैं? दो पाइप, और वो हार्ट से कनेक्ट होते हैं। जस्ट इसी साइड में ये हमारे लंग्स हैं, यहाँ पे दो दिख रहे हैं सबको? यहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं इस रिब के नीचे, और इसके जस्ट पास में यहाँ पे हार्ट है इस जगह पे। मतलब लंग्स से ज्यादा दूर नहीं है हार्ट। समझ में आया? इसके जस्ट पीछे की साइड होता है। तो यहाँ पे होता है हमारा हार्ट। समझ में आया? अब यहाँ पे हार्ट में क्या होता है? दो चेंबर होते हैं, है ना? लेफ्ट और राइट। इस लेफ्ट और राइट में भी 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला, इसको हार्ट को अपन इसके जस्ट बाद वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ने वाले। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट ऑरिकल, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था कि C6H12 O6 टूटा तो CO2 बना प्लस H2O बना, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन लगा। ये ऑक्सीजन कहां से जाता है? यहां से। ऑक्सीजन इन दोनों लंग्स से होके, और यहाँ पे ब्लड है, एल्वियोलाइज में क्या है? ब्लड है ना? और ऑक्सीजन ऊपर से आ रहा है। ये ऑक्सीजन आया, हमने सांस ली, ये सांस यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई, तो इस लंग्स में गई और इस लंग्स में गई। इस लंग्स में जाके सांस एल्वियोलाइज में चली जाती है, ये एल्वियोलाइज में। ठीक है, ये एल्वियोलाइज ऐसा होता, इसमें जाके ऐसे ऑक्सीजन भर गई पूरी। ऑक्सीजन यहां से भर के कहां चली जाती है? इस वॉल में। कहां चली जाती है? वॉल में। समझ में आया? वॉल में क्या होता है? बहुत सारा ब्लड। तो इस वॉल में ब्लड जो होता है, उस ब्लड में जाके ऑक्सीजन घुल गई, है ना? फिर ये ब्लड क्या हुआ? ये लंग्स इस ब्लड को इन पाइप्स के थ्रू बाहर फेंकती है। ठीक है, ये पाइप आगे जाके एक हो जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन को छोड़ देता है। ऑक्सीजन वाले ब्लड को, ऑक्सीजन वाले जो कहां से आया? इस लंग से, एल्वियोलाई से होके, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ली, यहां से पाइप आया और ये यहाँ पे जाके इस वाले चेंबर में ऑक्सीजन वाले ब्लड को छोड़ दिया। फिर ऑक्सीजन वाला ब्लड नीचे की साइड जाता है, यहां से वॉल खुला, ये वॉल है, ये वॉल खुला और नीचे ब्लड आया, ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ पे आ गया। फिर ऑक्सीजन वाले ब्लड को ये हार्ट क्या करता है? बाहर पंप कर देता है। बाहर मतलब बॉडी में, पूरी बॉडी में, यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे आने के लिए, यहां से हार्ट हमारा दिन भर धड़कता है ना, तो क्या करता है? उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पंप करता है, मतलब ब्लड को। किसको? और ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन। ब्लड में क्या है? समझ में आया? तो ऑक्सीजन गया और ये ऑक्सीजन यहाँ पे जाके इस ग्लूकोज को तोड़ रहा है और एनर्जी बन रही है 38 ATP। समझ में आया? अब 38 ATP एनर्जी बनी, लेकिन यहाँ क्या बना? CO2। क्या बना? CO2। तो ये CO2 जाता है फिर, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन वाला ब्लड आया था ना, इसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं। ये जो पाइप आया था ना, इसको हम क्या बोलते हैं?
पल्मोनरी वेन। अभी आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूं, उसको हार्ट में बता देंगे। यहां से एक पाइप जो ब्लड जो सेल्स मैंने बताई थी कि सेल्स के आसपास कैपिलरीज होती है और ये CO2 को लेके हार्ट में जाती है। कहां जाती है? ठीक है, तो ये जो CO2 बना ये हार्ट में जाता है इस साइड से, यहां से नीचे से, और जो ब्रेन की साइड का CO2 होता है वो ऊपर से और नीचे से, दोनों जाके यहाँ पे मिक्स होते हैं ये दोनों पाइप। नीचे वाला पाइप ऐसे आता है हार्ट के पीछे की साइड से, हार्ट के पीछे से, और ऊपर वाला पाइप जो ब्रेन वाला है पूरा CO2 वो ऊपर से आता है। ठीक है, तो ये दोनों CO2 वाला जो ब्लड है, CO2 को कौन कैरी कर रहा है? ब्लड। कौन कैरी कर रहा है? ब्लड। तो ये अभी तो टाइम, ये CO2 वाला ब्लड इस वाले चेंबर में आ गया, इस वाले चेंबर से ये वॉल खुला और इस CO2 वाला जो ब्लड है इस चेंबर में आ गया। इस चेंबर में आके यहाँ पे एक पाइप होता है, इस जगह पे यहाँ पे एक पाइप होता है, वो इधर निकलता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? यहां से ये CO2 वाला ब्लड, हार्ट जब इधर ऑक्सीजन को बाहर फेंक रहा होता है इस चेंबर से ऑक्सीजन वाला ब्लड जब बॉडी में फेंक रहा होता है, उसी टाइम पे CO2 वाले ब्लड को इधर लंग्स में फेंक देता है। कहां फेंक देता है? ठीक है, तो एक पाइप जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं वो CO2 वाले ब्लड को कहां लेके गया? ऑक्सीजन लंग्स में, और लंग्स से ये कहां गए? एल्वियोलाइज में। एल्वियोलाइज यहां से ऑक्सीजन खींचता है और ये CO2 को इधर छोड़ देता है। यहां से ये ट्रेकिया, ब्रोंकी इसको ट्रेकिया में फेंकती है, ट्रेकिया से विंड पाइप में, और विंड पाइप से CO2 बाहर। आ गया समझ में? ये प्रोसेस है पूरा O2 और CO2 का। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? यहां से CO2 कहां से आया वो समझ में आ गया, O2 कहां से आया वो समझ में आ गया। एल्वियोलाइज का क्या काम है? एल्वियोलाइज से ब्लड ब्रोंकी में जाता है और ये पाइप पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन से होते हार्ट में जाता है। हार्ट एक मोटर का काम करता है जो इधर से पानी लेता है, इधर खींच देता है, इधर से पानी लेता है ना। मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग से लिया और CO2 वाला ब्लड पूरी सेल से इकट्ठा किया, वो इधर से आया इस चेंबर में जिसको वेना केवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेना केवा। और इधर जो O2 वाला ब्लड लाते हैं उसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आया? और जो CO2 वाला ब्लड लंग्स में लेके जाता है उसके पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, जो इसके जस्ट बाद में ट्रांसपोर्टेशन में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? आधा तो आपको अभी समझ में आ गया। ये आपका रेस्पिरेशन सिस्टम क्या है? ठीक है, इसमें आपका मैंने ब्रीथिंग भी एक्सप्लेन कर दिया और आपका सेलुलर रेस्पिरेशन भी एक्सप्लेन कर दिया। और कोई कंफ्यूजन? और कुछ बच रहा है? बुक में देख लो। क्या है बेटा? ये जो नीचे होता है लंग्स के, है ना, इसका नाम क्या है? फिर से बताओ। यहाँ पे जो वो होता है ये क्या करता है? लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और स्प्रेड होने में हेल्प करता है। क्या बोलते हैं उसको? डायफ्राम। क्या होता है ये? डायफ्राम। ठीक है, अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि लंग्स क्या करता है? CO2 को बाहर फेंक देता है, CO2 को बाहर फेंक देता है और ऑक्सीजन को अंदर खींचता है। तो जब ये ऑक्सीजन को अंदर खींचता है तो लंग्स फूल जाते हैं, लंग्स फूल जाते हैं। ये देखो अभी डायफ्राम ऊपर जाएगा, यहाँ पे ऊपर जाता है, खुद सांस लेके देखो, डायफ्राम ऊपर गया। तो डायफ्राम ऊपर होता है तभी लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर फैलता है। समझ में आया? ये रिलैक्स हो गया, डायफ्राम हुआ रिलैक्स। तो पूरा खेल इस डायफ्राम का है, लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और स्प्रेड करने के लिए। समझ में आया? ये इसका काम है डायफ्राम। और डायफ्राम जस्ट स्टमक के ऊपर होता है। हमारा स्टमक दिख रहा है, ये यहाँ पे स्टमक, ये रहा स्टमक जो विंड पाइप बनाया था। ये जो अपना फुट पाइप बताया, ये जो विंड पाइप है, विंड पाइप के नीचे फुट पाइप होता है, जो कल हमने देखा था। इसको इसोफेगस नाम दिया था। ये इसोफेगस आया समझ में? सॉरी, विंड पाइप ऊपर होता है, इस साइड है। फूड का पाइप आगे और विंड का पाइप नीचे।
ठीक है। यहाँ पे बीच में कई लेयरिंग्स होता है और लेयरिंग्स में क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर जाती है और ऑक्सीजन अंदर आती है और CO2 बाहर होता है ना। तो वहां पे वॉइस बॉक्स में वाइब्रेशन होता है। क्या होता है? तो उस वाइब्रेशन से ही हमारी आवाज निकलती है ना। तो लंग्स से निकलने वाली इन गैसेस के थ्रू और जाने वाली गैसेस के थ्रू ही हमारी आवाज बनती है, वॉइस बनती है। ये आपका क्या है? रेस्पिरेशन सिस्टम। ठीक है। अब अपन इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कल देखेंगे। ठीक है। थैंक यू।